एक बहुचर्चित लाइन सुनी होगी आपने आप लोगों ने कि दिल्ली की सियासत तक जाने वाली दरवाज़ों की रास्ता यूपी और बिहार से होकर गुजरती है। इस लाइन की भावार्थ को अगर देखें तो इसका मतलब ये होता है कि अगर सियासत में आपने कदम रखा है तो आपको यूपी और बिहार की राजनीति से होकर गुजरना पड़ेगा। यूपी और बिहार बहुत ही अहम रोल निभाता है किसी भी लोकसभा इलेक्शन में। आज 2014 की बात करें, उसमें भी बहुत ही अहम रोल निभाया था यूपी और बिहार ने, और 2024 का इलेक्शन सामने नज़र आ रहा है। और इस इलेक्शन की तारीख को देखते हुए ये बात करना उचित होता है कि आखिर यूपी और बिहार की राजनीति का अभी वर्तमान का हाल क्या है। अगर यूपी की बात की जाए तो अचानक से रातों रात सीएम की कुर्सी पर बैठने वाले योगी आदित्यनाथ, जो कि बहुत ही सफल साबित हुए हैं, वो अपनी राजनीतिक व्यवस्था को लेके बहुत ही ज़्यादा निर्णायक भूमिका निभाने को लेके और बहुत ही ज़्यादा जनता में अपना विश्वास कायम करने को लेके चर्चे में रहते हैं। यहाँ तक कि आप अभी आम जनता और आम जनमानस में ये विश्वास नज़र आता होगा आप लोगों को कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि अगला प्रधानमंत्री की कुर्सी के दावेदार बन सकते हैं। आखिर ये विश्वास आम जनमानस के दिलों में ये विश्वास बनाने में योगी आदित्यनाथ किस प्रकार से अपना सफलता हासिल किए हैं, इस बात को अगर देखें तो आपको सबसे पहले ये नज़र आएगी कि यूपी में भी अपराधियों की कई सारे ठिकाने थे और अपराधियों की करतूतों से जूझती हुई योगी आदित्यनाथ ने यूपी को एक अलग दर्जे की राजनीति लाकर खड़े कर दी है। आज यूपी और बिहार दोनों में जातिगत राजनीति बहुत ही ज़्यादा है, जिसमें अब यूपी थोड़ी सी इससे बचती हुई नज़र आती है और इस राजनीति में विकास का लवरेज नज़र आता है। वहीं बिहार अभी इससे अछूता नज़र आ रहा है। अगर योगी आदित्यनाथ की सफल कैरियर के बारे में बात करें तो आप लोगों को या बहुत से जनमानस में ये सुनने को आपको मिलता होगा, बहुत से जनता के दिलों में ये है कि योगी आदित्यनाथ एक हिंदुत्व राजनीति को लेके चर्चे में रहते हैं और जाने जाते हैं। लेकिन अगर ये उनका एक पहला पक्ष है, जबकि उनका एक वास्तविक और बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि वो योगी आदित्यनाथ यूपी को एक अलग राजनीति कैसे दे पाए हैं। इसको अगर देखें तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि आज यूपी में कोई भी आपराधिक छवि वाले और कोई भी बहुत ही माफिया कहे जाने वाले आज घुटनों टेकते हुए नज़र आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को ये सबसे पहले ये शायद नज़र आया होगा कि यूपी में इन्वेस्टमेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और किसी भी राज्य में इन्वेस्टमेंट जितनी ही ज़्यादा होगी विकास उतनी ही नज़र आएगी। और इसको ही देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपने देश के इन्वेस्टमेंट को प्रदेश में लाने के लिए कसम खा लिया और इसी के दरमियान उन्होंने सबसे पहले जो शिकंजा कसना शुरू किया अपने प्रदेश के अपराधियों पे। क्योंकि आप किसी भी बिजनेसमैन, जो भी आपके प्रदेश में जो भी व्यवसाय करने के लिए व्यवसायी आते हैं, तो उसको सबसे पहले ये भरोसा दिलाना पड़ता है कि आपकी जान माल यहाँ पे सुरक्षित है। और इस भरोसा को कायम करने में योगी आदित्यनाथ अपना सफलता को हासिल किया। और इसको देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ देश का इन्वेस्टमेंट अपने प्रदेश में लाकर रख दिया। आज सिर्फ यही नहीं है, उन्होंने अपराधियों को शांत करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए। आप आज बिहार की राजनीति को अगर देखें तो बिहार में अभी रामनवमी के मामले में बहुत ही भयानक हिंसा हुई है और एक नहीं कई जिलों में ये हिंसा देखने को मिली है और देश के कई राज्यों में ये देखने को मिली है, लेकिन बिहार में खास करके बहुत ही ज़्यादा देखने को मिली है। और इस हिंसा को लेके अगर योगी आदित्यनाथ का रुख देखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा
कि हिंसा होने के बाद योगी आदित्यनाथ सिर्फ उस दंगाइयों पे, उस हिंसाइयों पे ये शिकंजा ही नहीं कसती है, उसको सज़ा ही नहीं देती है, साथ में उसको ऐसी डर उसके अंदर पैदा कर देती है, उसके ही नहीं उसके परिवार वालों के अंदर ही, कि वो फिर कभी उसके पुश्तों में कोई सोचने को भी ये तैयार नहीं होता है कि हम किसी दंगे में शामिल कभी होंगे। वो सिर्फ आपको सज़ा के दरमियान आपको जेल में ही नहीं बंद करती हैं, बल्कि आपके जो जायदाद हैं, आपके जो संपत्ति है, उससे उसका भरपाई भी करवा लेते हैं। और ये उनका अंदाज़ जनता को बेहद पसंद है, क्योंकि दंगाइयों से किसी को भी कोई हमदर्दी नहीं होती है। और अभी आप बिहार की देखें तो सिर्फ वहाँ पे अभी हाल के 2-3 दिनों में बहुत ही ज़्यादा दंगा भड़की है, उसको किसी तरह से काबू किया गया है, लेकिन आखिर इस पे शासन तंत्र विफल होती हुई नज़र आती है। आज बिहार की राजनीति की अगर बात करें तो आज नीतीश कुमार जी जब शुरुआती दौर में आए थे तो वो भी दंगाइयों पे बहुत ही ज़्यादा अपना दबदबा बनाए थे, और कुछ हद तक वो इसमें सफल भी नज़र हुए, और जंगल राज को ख़त्म करने में उनकी भूमिका हकीकत में नज़र आई। लेकिन आज की अगर बात करें तो फिर वही जंगल राज में तब्दील होती हुई बिहार नज़र आ रही। अगर बिहार में हिंसा की बात करें, बिहार में मर्डर की बात करें, या बिहार में आप रेप पीड़िता की दर्द को सुने, आपको ये दिखेगी कि शायद फिर तो बिहार उसी रास्ते पे नहीं चल रहा है। लेकिन अब ज़रूरत है बिहार में एक सशक्त सरकार की, जो सरकार इस जातिगत राजनीति के मुद्दों से थोड़ी सी ऊपर उठ के विकास को भी साथ ले चलने का प्रयास करे। और इसी दरमियान बीजेपी को अपना एक नेता मिला है बिहार के लिए, सम्राट चौधरी। बीजेपी ने इसको बिहार की राजनीति के लिए सम्राट चौधरी को अध्यक्ष के रूप में चुनकर केंद्र से बिहार भेजा है। जबकि अगर सम्राट चौधरी की बात करें तो ये वही सम्राट चौधरी हैं जो कि नीतीश कुमार की तरह दल बदलू राजनीति करने के लिए माहिर है, जबकि ऐसा योगी में आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। लेकिन बिहार की जनता को और बीजेपी के द्वारा ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये बिहार की योगी साबित होंगे। लेकिन योगी साबित करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम भगवा रंग का गमछे को अपने सर पर पगड़ी के रूप में धारण कर ले और हम योगी बन जाएं, ये नहीं हो सकता है। योगी जो कि धर्म की साथ साथ अपनी विकास की राजनीति को भी एक अलग शिखर प्रदान किया है, और जो कि उनकी राजनीतिक सफलता का बहुत ही अहम मुद्दा है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि सम्राट चौधरी जो कि कल तक अलग अलग पार्टियों से आरजेडी होते हुए, जेडीयू होते हुए, जीतन राम मांझी के साथ बीजेपी में आज खड़े हैं, वो क्या योगी के तरह अपना कैरियर को सफल कर पाएंगे, या बीजेपी को एक सफल राजनीतिज्ञ के रूप में एक सफल राजनेता प्रदान खुद को साबित कर पाएंगे। बिहार में बहुत सारे ऐसे नेता है बीजेपी के पास, लेकिन आज वो लाइन में ही खड़े रह गए और सम्राट चौधरी एक अपना मुकाम को हासिल कर लिए और योगी के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करने लगे। लेकिन मैं उनसे ये उम्मीद यही करता हूँ कि वो अपने आप को योगी के रूप में सिर्फ नाम और पहनावे से ना देखे, बल्कि वो एक विकास की राजनीति को बिहार में लेके आए, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यही बीजेपी सरकार ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति में नहीं था। बिहार की राजनीति को बीजेपी सरकार नीतीश कुमार के साथ मिलकर बहुत दिनों तक चलाई है। और अगर बिहार की बात करें तो जब झारखंड अलग होती है बिहार में, तो सिर्फ और सिर्फ बिहार में कुछ बचती है तो वो है कृषि, और जिसका सबसे दयनीय स्थिति है, और वो बीजेपी उसमें कुछ भी नहीं कर पाई और ये नीतीश कुमार उसमें कुछ भी नहीं कर पाए। और जब बाढ़ आती है तो ये सिर्फ नाम देते हैं प्राकृतिक आपदा की, लेकिन अगर उसको आप देखेंगे तो वो प्राकृतिक आपदा को अवसर में बदला जा सकता है। क्यों? क्योंकि बिहार के आधे प्रदेश बाढ़ से प्रभावित होता है और आधे प्रदेश सुखाड़ से। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर ये भौगोलिक स्थिति को सही करने का जिम्मा किसके पास है? आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये समझना पड़ेगा। हमारे जब राजनेता आपको ये कहते हैं कि ये प्राकृतिक आपदा है, तो आप इसको आपदा
को अवसर में बदलने के लिए आपको ये अधिकार दिया गया है संविधान में, और आप अपने वोट से इसको आपदा में बदलने के लिए राजनीतिक दलों पे प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, और तभी ये बाढ़ से आप निजात पा सकते हैं। आज बिहार में कृषि कानून लागू हुआ, जो कि वही कृषि कानून जो पंजाब ने इसको सिरे से खारिज कर दिया और इसे लौटा दिया और बिल्कुल ही इनकार कर दिया। वही कृषि कानून बिहार में आज से नहीं, कई सालों से लागू। लेकिन आप अगर पिछले 10 साल की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 1% गेहूँ सरकार के द्वारा खरीदा गया है। सिर्फ और सिर्फ 10 से 11% धान सरकार के द्वारा खरीदा। क्या सरकार को ये पता नहीं है कि आखिर आम जनता, जिसका रेट बहुत ही ज़्यादा पे बेचना चाहिए था आम जनता को, वो क्यों आखिर इस कम रेट पे बेच रही नहीं? लेकिन उस पर वो क्यों ध्यान देगी? क्यों? क्योंकि जनता ने इससे सवाल ही नहीं किया। जब वो कृषि कानून लागू हुआ तो जहाँ तक मैं देखता हूँ कि किसी आम जनता को ये पता भी नहीं चला कि कृषि कानून से क्या होने वाला है। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो वो 1% जो बेचा गया है सरकारी दरों पे, आखिर वो कहीं ना कहीं नेता होगा, कहीं ना कहीं बड़े व्यवसायी होंगे, उसके अलावा कोई किसान नहीं होंगे। तो किसान का दयनीय स्थिति क्यों ना हो। बिहार में शराबबंदी तो कर दिया गया, लेकिन उस शराबबंदी से ज़्यादा शराब बिक्री होने लगी। आखिर उसका टैक्स सरकार के खातों में तो नहीं जा रहा है, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के पॉकेट में ज़रूर जा रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं कि सरकार सरकारी खजाने को तो खाली कर सकते हैं, लेकिन अपनी जेब को खाली करने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं होगी, और वो अपनी जेब को हमेशा भरने के लिए एक दूसरा रास्ता खोजती हुई नजर आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो कृषि बिहार को 25 से 30 हज़ार करोड़ आसानी से हर साल रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है, उस कृषि को ये इतने बर्बाद करके रखे हुए हैं, जो बद से बदतर होती हुई चली जा रही है। आज बिहार में एक तो बाढ़ की स्थिति तो रहती ही है, साथ में वहाँ पे यूरिया का, डीएपी का, किसी भी उर्वरक रासायनिकों का, बीजों का इतना ज़्यादा अभाव महसूस करते हैं वो किसान, कहाँ से खेती कर पाएंगे। एक तो वैसे ही बिहार में आप अगर देखें तो हर घर से पलायन है, कोई खेती करने के लिए तैयार नहीं है। जो खेती करके कभी अपने आप को सुदृढ़ कर लेते थे, घर बना लेते थे, अपने बच्चे की शादी कर लेते थे, और उसके बाद ज़मीन भी खरीद लेते थे। और आज अगर जो किसान खेती पे निर्भर है, उसको ये हालात है कि उसको कोई भी कार्य करने के लिए अपना खेत बेचनी पड़ रही है। और ये हालात के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार राजनीति के दल के साथ साथ हमारी बिहार की राजनीति, जो कि जातिगत बन चुकी है, इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। इस जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर हमें विकास की राजनीति को तवज्जो देना होगा। क्यों? क्योंकि आज आखिर इतने बड़े दल बदलू राजनीतिक सम्राट चौधरी को बीजेपी अगर बिहार भेजती है अपना कमान संभालने के लिए, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों भेज रही है। क्योंकि उसको लवकुश, नीतीश कुमार के लवकुश वोट बैंक को तोड़ना है, और इसी ओबीसी वोट बैंक के लिए आज बीजेपी इसको प्रोजेक्ट कर रही है। आखिर क्यों मजबूरी पड़ रहा है बीजेपी को या किसी भी राजनीतिक पार्टी को कि वो किसी को भी टिकट दे दे, किसी को भी अपना मंत्री बना दे? आखिर क्यों ये ज़रूरी पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि आम जनता सिर्फ और सिर्फ अपनी जात को देख के वोट करती है। आखिर ऐसा क्यों, ऐसा राजनीति क्यों बन गया है? आखिर जब तक आपका सवाल विकास के तरफ नहीं होगा, तब तक आपको विकसित राजनीति नहीं मिलेगी। आज बिहार में किसी भी, चाहे वो गन्ना का रेट देख लें, चाहे वो धान का रेट देख लें, या किसी चीज़ का भी देख लें, किसी को भी सही मूल्य नहीं मिल रहा है। लेकिन आज वहीं पे यूपी में देखें तो वहाँ पे हर तरफ से इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, और साथ ही साथ किसान का भी हालत पे सरकार की नज़र है। आपको ये ज़रूरी है, आपको ये सवाल करना ज़रूरी है, आपको ये खुद में बदलाव करना ज़रूरी है कि आपको बेहतर राजनीति मिले, और इस बेहतर राजनीति का आप हकदार हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा से आप केंद्र में रहे हैं, लेकिन हमेशा से हम पीछे की सीट पर दिखते हैं जब बात विकास की होती है। तो इस तरह से अगर नीतीश कुमार जी लोकसभा इलेक्शन में वो अपने आप को बीजेपी का एक रिप्लेसमेंट समझते होंगे, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आज दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी के मुखिया
आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मॉडल पेश करके पंजाब में सरकार बना लिया, गुजरात का मॉडल पेश करके मोदी जी ने देश में सरकार बना लिया, लेकिन आप क्या बिहार का मॉडल पेश देश में कर सकते हैं? आप करने तो आइए, फिर आपको जवाब मिलेगा, और आपको कई बार मिला है, लेकिन वो समझने की बात तो आपको है। आप ये अपनी कुर्सी की राजनीति को छोड़ना होगा। तो हम सभी बिहार वासियों को अब ये देखना बनता है कि आखिर ये सम्राट चौधरी कैसी राजनीति को लेकर आते हैं और बीजेपी को किस प्रकार से सशक्त एक दल के रूप में बिहार में जीत दिलाते हैं। और लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ विधानसभा का भी इलेक्शन है, तो उसमें किस प्रकार से बीजेपी सम्राट चौधरी को देखती है और सम्राट चौधरी अपने आप को किस प्रकार से बिहार में साबित कर पाते हैं। तो अब देखना बाकी है कि क्या ये बीजेपी का यूपी का योगी साबित हो सकते हैं बिहार में भी। तो ये सवाल का उत्तर आप लोग अगले वीडियो में देखेंगे या आप आगामी चुनाव में आप अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे देखिए सच, और मैं हूँ आपके साथ संजीव चौधरी। धन्यवाद।